ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो खाली यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आगे हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट रखेगा अपनी। आगे हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, उसके अंदर भी काम आता है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स हो, गैसेस स्टेट हो, मतलब कुछ भी हो केमिस्ट्री में, यदि कुछ भी आपको सीखना है आगे कि कैसे किसी एटम्स की रिएक्शन हो रही है तो कितनी चीज बन रही है, कितना अमाउंट बन रहा है, ऑर्गेनिक में भी इसका यूज होता है, तो मोल कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से और बेहतर तरीके से सीखेंगे। ठीक है ना भाई, मैं हरिवानी ना बोल लूं सर, स्कूल का काम करूं या केल्विन का। बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो काम करो, जिंदगी में जो काम इंपॉर्टेंट है वो करना चाहिए, सीधी सी बात। ठीक है, अभी मिलेगी ना जब लेक्चर में सवाल पूछोगी तब मिलेगी इज्जत। ठीक है, चले आगे बढ़े, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बारे में, और फिर सीखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट का क्या रिलेशन है, क्या कैसे होता है। क्लियर एकदम, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास की। ठीक है, जो मैं बोलता जाऊं ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, अभी अपना दिमाग नहीं लगाना है कि क्या है कैसे है, जो मैं बता रहा हूं वो पहले अच्छे से समझ लो फिर सवाल पूछना। ठीक है, ये टॉपिक एक मोल क्वांटिटी, मोल फ्रैक्शन, इक्विलिब्रियम, ये टॉपिक दीज ऑल, हाँ ये सब टॉपिक बढ़िया मस्त टॉपिक है एकदम। ठीक है, चैप्टर बहुत इजी है ये समझने के लिए, जो समझ में नहीं आया तो सबसे ज्यादा दुखी करेगा। समझते हैं। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है, यहाँ पर रिलेटिव का मतलब सबसे पहले समझते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के संबंध में। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो डिफाइंड किया गया है एज अ मास ऑफ एन एटम। कोई पर्टिकुलर एटम है उसका जो मास होगा, किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में। कैसे, जो रिलेटिव मास होगा किसी भी पर्टिकुलर एटम का वो बराबर होगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब इसके पर्टिकुलर एटम का एक मास डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। मतलब कि यदि तुम्हें कहे कोई कि नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, किससे लिख रहा हूं मैं, राम से लिख रहा हूं, RAM। कैसे, आर रिलेटिव का R, एटॉमिक का A और M का M, तो इसलिए राम हो गया है। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं इसे। आगे कह रहा है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो कैसे लिख सकते हैं आप, आगे देखो। एक एटम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या होता है, देखो, मास ऑफ वन न्यूक्लियन इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन। क्या, एक न्यूक्लियन का जितना मास होगा उसके अंदर जितने न्यूक्लियन प्रेजेंट हैं, तो वो क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा वो कितना होगा, जितने नंबर ऑफ उसमें न्यूक्लियन प्रेजेंट है। न्यूक्लियन क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, क्योंकि उसकी वजह से ही एटम का मास आता है। तो जितने उसका मास नंबर है न्यूक्लियन का इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन, किसी में 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो उसके हिसाब से वेरी कर जाएगा, उसका मास वेरी कर जाएगा। ठीक है, कार्बन 12 इसलिए लिया क्योंकि नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंस में, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में केवल कार्बन पाया जाता है। इसके कारण से उसके कंपैरिजन में बाकी सबका मास हमने निकाला। क्लियर, हाँ वो एलोट्रोप नहीं है भाई, वो कार्बन 12, एलोट्रोप की बात बाद में करेंगे। 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। कैसे, एक एटम का इस तरह लिख सकते हैं, न्यूक्लियन इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन, तो इसे भी कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो मास ऑफ वन न्यूक्लियन से मास ऑफ वन न्यूक्लियन कैंसिल हो गया, 1/12
अब क्या आया, नंबर ऑफ न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन होंगे, 12 होते हैं। क्यों, 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन, तो इसका होगा 12, कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, मतलब जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो बराबर हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियन के। मतलब यदि तुम्हें कहे नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, तो कितना होगा बताओ, नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने होते हैं नाइट्रोजन में, फटाफट कमेंट करके बताओ। रिलेटिव का मतलब कार्बन के रेस्पेक्ट में एटम का क्या मास होगा, उसका मतलब होता है रिलेटिव। ठीक है, बताओ भाई, फटाफट बताओ, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने होंगे, यानी नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, 14, 14, 14, गुड, सही है, चलो ठीक है, 14 होगा। क्या होगा, 14, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली टर्म आते हैं यहाँ पे, एटॉमिक मास यूनिट। इसे एएमयू से दिखाते हैं या यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे, खाली यू से। यू को क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है, इसे एएमयू से दिखाते हैं या फिर यू से दिखा सकते हैं। यू जो होगा यूनिफाइड मास होगा, मतलब यू लिखो एएमयू लिखो, बात बराबर है। एएमयू लिखो या खाली यू लिखो, बात बराबर होगी। ठीक है, सी का 1/18 कैसे हो गया, 1/12 एटम होता है बेटा। मास ऑफ वन न्यूक्लियन बराबर होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खुद का मास तो फिक्स्ड होता है। प्रोटॉन का मास हमने क्या पढ़ा, फिक्स्ड पढ़ा। न्यूट्रॉन का मास हमने फिक्स्ड पढ़ा, तो उसका मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फिक्स्ड होगा। वो डिफरेंट डिफरेंट एटम में, किसी में 2 न्यूक्लियन प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी एक एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। किसी में 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। इसलिए मास जो है न्यूक्लियन का वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियन चेंज होते हैं अलग अलग एलिमेंट के एटम के लिए। क्लियर, क्लियर। हाँ जी अनन्या, सही कह रहे हो। तो एएमयू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एक तरीके की अलग यूनिट दे दी बताने के लिए। किसको बताने के लिए, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन कार्बन 12 एटम इंटू मास ऑफ न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का मास। ये कितना हो गया, 1/12 इंटू 12, 12 से 12 कैंसिल। और मास ऑफ वन न्यूक्लियन क्या होगा, ये होगा, यानी 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम होगा। ठीक है, एएमयू। तो अब से कभी भी तुम्हें कोई कहे एक एएमयू, एक एएमयू का मतलब हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। ये एक यूनिट कन्वर्जन है जो एएमयू को ग्राम में बदलता है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा कि किस तरीके से हम किसी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास कैसे लिख सकते हैं, उसकी अभी हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करेंगे हम एटॉमिक मास की। अब हमने सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। अब हमें मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो क्या होगा, ऐसे करेंगे, देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कितना हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। और ये हमने पिछली स्लाइड में देखा, ये क्या होता है, एएमयू। तो कितना हो गया, ग्राम एएमयू। क्या हो गया ये, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 14 AMU या फिर 14 U, क्योंकि U लिखो AMU लिखो बात बराबर है। क्लियर, ठीक है। अभी जैसे मैं कराऊंगा क्वेश्चन तो दिमाग कम खाएंगे, ठीक है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरह हल्के क्वेश्चन नहीं है इसके कि मतलब थोड़ा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, बस कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है। क्लियर, तो समझे एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब मुझे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। ये जो पूरा है ये होता है एएमयू। तो राम इंटू एएमयू क्या हो गया, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 14 AMU और 14 U। यदि इसके लिए हम ये कहें कि आप रिलेटिव एटॉमिक मास लिखो तो वो कितना होगा, वो 14 होगा। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास 14, उसके आगे AMU लगा दिया तो वो एटॉमिक मास हो गया। क्लियर है एकदम, इस तरीके से। 16 16 के साथ AMU जब तक नहीं लगाओगे तो उसे तुम एटॉमिक मास नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ आनिया 16 ही हो, तुमने बिल्कुल सही लगाया है नित्या के बच्चों। क्लियर, 16U या 16 AMU लिखोगे तो उसका मतलब है कि वो एटॉमिक मास है, नहीं तो यदि 14 खाली लिख दोगे तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। किसके रिलेशन में, 1/12 ऑफ कार्बन के एक एटम के रिलेशन में, ठीक है। हाँ लेकिन इसका कैलकुलेशन आसान है बिल्कुल। आगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब 1 मोल एटम के एलिमेंट का कितना मास होगा, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम इंटू Na। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये एक नंबर है। मास ऑफ वन एटम कितना होगा
ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं नाइट्रोजन ही ले लो, जब उसे ही चल रहे हैं, तो नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास यानी 14 AMU इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। आगे बढ़ो, 14 इंटू एक AMU की वैल्यू मैंने याद कराई है अभी आपको, क्या है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, रख दो माइनस के 24 ग्राम इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब जब तुम सोल्व करोगे तो ये 14 ग्राम ही आ जाएगा, क्यों, इसकी और इसकी दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे, इसकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो लगभग 1 आती है, क्या आती है, 1 आती है, तो इसलिए ये 14 ग्राम हो गया। क्लियर एकदम, क्या हो गया, 14 ग्राम हो गया। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, 14 ग्राम। क्लियर, क्लियर है, 14 AMU है यहाँ पे बेटा, AMU की भी तो वैल्यू रखोगे 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, तो जब ये दोनों सोल्व करोगे ये आएगा लगभग 1 के, तो ये आ गया 14 ग्राम। तो मतलब ये अलग अलग तरीके हैं बस एक एटम के लिए, एक मोल ऑफ एटम के लिए मास निकालने के, ठीक है, क्लियर। ये दे रखा है आपको, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास बताओ इन सबके लिए, बताओ भाई फटाफट, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, बताओ फटाफट, 23 होगा यहाँ पे, एटॉमिक मास पूछा है 23 AMU लगा देंगे या फिर 23 U लिख देंगे, ग्राम एटॉमिक मास पूछा है तो 23 ग्राम, ये हो गया इसका मास नंबर। यहाँ पे 24, 27, 31, 24 AMU या 24 U, 27 AMU या 27 U, यहाँ पे 31 AMU आएगा या 31 U आ जाएगा, यहाँ पे 24 ग्राम आ जाएगा, यहाँ पे 27 ग्राम आएगा, क्यों, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास है तो एक मोल के लिए है, ग्राम में होगा ये 31 ग्राम। ये किसके लिए होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ 1 एटम, ये रिलेटिव मास विद रेस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, ये इतना आसान है, मतलब वैल्यू सेम है, आगे आगे AMU लगाना है, G लगाना है और या कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ सम्मान की बात है, जैसे आज मैं G लगा रहा था ना, बहन जी, उस तरीके से 23 के आगे AMU लगा दिया या U लगा दिया, 23 के आगे ग्राम लगा दिया, तो इसलिए हम किसी भी एटम के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है, ये बात ध्यान रख लो, जहां पढ़ते हो वहां लिख लो, इस तरीके से होता है भाई काम। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। एवरेज मतलब जैसे 2 + 2/2 तो 4/2 वो एवरेज हो गया, 2 2 का, तो उस तरीके से, जैसे बहुत सारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो एक से ज्यादा आइसोटोप में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, तो जब ये
एग्जिस्ट करते हैं तो आइसोटोप्स की फॉर्म में करते हैं, और इनकी अलग अलग अबंडेंस होती है। रिलेटिव अबंडेंस मतलब एक दूसरे के प्रेजेंट में कितना प्रेजेंट है, रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, अबंडेंस मतलब नेचर में कितना पाया जा रहा है वो, ठीक है। तो जो एवरेज एटॉमिक मास होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस तरीके से कि एवरेज एटॉमिक मास होगा वो होगा रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास। जैसे कि ये आपको दिया है कार्बन 12 का आइसोटोप, 13 का, 14 का, ठीक है, आइसोटोप दिए हैं। इनकी रिलेटिव अबंडेंस मतलब जो कार्बन 12 है वो 98.892% पाया जाता है नेचर में, 13C है वो 1.108% पाया जाता है नेचर में, तीसरा है 14C वो 2 × 10 की पावर -10, 2 × 10 की पावर -10 मिलता है हमें नेचर में। तो एटॉमिक मास दिया है इसके कंपैरिजन में, किस में दिए हैं? एएमयू में दिए हैं 12, 13.00335, 14.00317। तो इसका यदि हम निकालने लगे, क्या निकालने लगे? एवरेज एटॉमिक मास, वो होगा इसकी गुना इसमें प्लस इसकी गुना इसमें प्लस इसकी गुना इसमें, मतलब कि 98.892 इंटू 12 प्लस 1.108 इंटू 13.00335 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 14.00317, 100 से डिवाइड कर दो, क्यों? परसेंटेज है ना, तो 100 से डिवाइड करेंगे ताकि इसे नंबर बना सके। तो इसे सॉल्व कर लो, 12 पॉइंट के आसपास आ जाएगा ये एएमयू में। क्लियर? तो इस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं यदि एक से ज्यादा आइसोटोप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। मोलिकुलर मास की, मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल, मोलिक्यूल जैसे कि H2, O2, N2, ये सब क्या है? मोलिक्यूल हैं। H2O, PCl4, NH3, PCl5, ये सब क्या है? मोलिक्यूल हैं। तो इनका जो मास होगा वो क्या होगा? मोलिकुलर मास जैसे कि H2 है, उसके लिए मोलिकुलर मास क्या होगा? कितना होगा H2 का H2 का मोलिकुलर मास? ये फॉर्मूले की बजाय तुम डायरेक्ट एएमयू लगाओ इसमें बस। H2 है तो उसका मोलिकुलर मास कितना हो गया? 2 AMU। O2 है तो कितना हो जाएगा? 16 और 16, 32 AMU। N2 है तो एक का 14 + 14, 28 AMU। क्लियर? अगला H2O, H2O का मोलर मास कितना होगा? मोलिकुलर मास सॉरी, क्या होगा? 2 × 1 + 16, 18 AMU। क्लियर? AMU 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 जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन है उसकी मल्टीप्लाई AMU में हो जाएगी, जैसे पिछली बार था एटम के लिए, उस तरीके से इसमें भी AMU आ जाएगा। बस फर्क क्या पड़ा, वहां एटम की बात कर रहे थे, यहाँ हम मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ग्राम मोलिकुलर मास की बात करी जाए तो क्या हो गया? 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल का मास हो गया, यानी H2O के लिए 18 ग्राम। जब ग्राम मोलिकुलर मास की बात करें तो 18 ग्राम, क्यों? ये 1 मोल ऑफ H2O का मास है। 1 मोल H2O में 18 ग्राम मास होता है। क्लियर एकदम? ठीक है, 1 मोल ऑफ H2 हो गया। 1 मोल ऑफ CH4 बताओ कितना मास होगा इसका?
कार्बन 1 12 प्लस 4 इंटू 1 16 ग्राम। आगे यदि अमोनिया की बात करें यानी NH3 की, तो इसके एक मोल ऑफ अमोनिया में कितना मास होगा? 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1 कितना? 17 ग्राम। क्लियर है एकदम? ठीक है, जोड़ घटा तो कर लोगे कि कार्बन है तो 12 उसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया, इंटू जितने प्रेजेंट है प्लस 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक का ग्राम एटॉमिक मास 1, तो इसे 16 ग्राम बोल देंगे। ठीक है, क्लियर? अब इसके लिए एक जानकारी है, इसको एक और नाम से जानते हैं, किससे? मोलिकुलर वेट से भी। और करके लिख दे रहा हूं, इसका ये भी नाम है मोलिकुलर वेट। जनरली मोलिकुलर वेट आप जब न्यूमेरिकल करोगे ना, उसके अंदर देखोगे वहां कोई ग्राम मोलिकुलर मास यूज नहीं करते, वहां पे जनरली हम मोलिकुलर वेट यूज करते हैं। क्लियर एकदम? एक मोलिक्यूल का मास, भाई वो एएमयू लिखा है उसके आगे, क्या बच्चे हो तुम? एएमयू लिखा है, अब एएमयू की वैल्यू रख दो। माइनस के कितना? 24, इतना ग्राम है एक H2O के मोलिक्यूल का, इतना ग्राम है। लेकिन यदि उसमें एक मोल का देखो तो वो 18 ग्राम है खाली। क्लियर? ठीक है यश, यदुवंशी ऐसे होगा ये कि एक एटम के, मैं लिख ही देता हूं, एक मोलिक्यूल ऑफ H2O का मोलिकुलर मास जो होगा वो इतना होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आती है एटोमिसिटी की। एटोमिसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में। जैसे H2 के लिए एटोमिसिटी कितनी है? 2। N2 के लिए कितनी है? 2। CO2 के लिए कितनी है? कितने एटम प्रेजेंट है? एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, तो 3 हो गई। NO2 के लिए 1 प्लस 2, 3 हो गई। अब H2S के लिए करो, 2 प्लस 1, 3 हो गई। PCl4 के लिए करो, 1 प्लस 4, 5 हो गई। PCl5 के लिए करो एटोमिसिटी, 1 प्लस 5, 6 हो गई। SF6 के लिए करो 1 प्लस 6, 7 हो गई। XgF6 के लिए करो 1 प्लस 6, 7 हो गई। क्या बच गया? एक और ले लेते हैं, SO2, 1 प्लस 2, 3 हो गई। मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में। H2 के अंदर 2 एटम प्रेजेंट है तो 2, N2 के अंदर 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है CO2 में, तो टोटल 3 है, तो एटोमिसिटी इसकी 3 हो गई। NO2 में एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है, तो इसके एटोमिसिटी भी 3 हो गई। इस तरीके से। क्लियर? हाँ डीपीपी मिलेगा भाई, पहले पढ़ तो लो। डीपीपी क्वेश्चन कर लोगे क्या बिना पढ़े? फिर क्वेश्चन नहीं करोगे, फिर बताओगे सर ये हो नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, कैसे करें? सर 30 से आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बाद में सिखाओगे क्या? हाँ अभी 30 तक के सीख ले, फिर उसके आगे के भी बता दूंगा जब जब जरूरत पड़ेगी जिस चीज। ठीक है, क्लियर? अरे सी सी नहीं है उसमें भाई, सी। गजब, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये CCl4, ये जो है ये कार्बन है, ये जो है ये क्लोरीन है। तो 1 प्लस 4, 4 एटोमिसिटी है इसकी। ठीक है, CCl है वो, क्लोरीन है वो, C और L अलग नहीं है। क्लियर एकदम?
ठीक है, थोड़ा भाई ध्यान लगाओ यहाँ पे, ऐसी गलती मत करो, ऐसी गलती करोगे तो ये फिर फायदा क्या है पढ़ने का, नहीं पढ़ने का। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, ये सारा मास का खेल अभी तक खत्म हो गया, मास से दोबारा मुलाकात होगी, पहले अब मोल की बात कर लेते हैं। मोल क्या होता है? जो अ मोल कंटेन्स 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज। अब एंटिटीज ये क्या हो सकती हैं? एडम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं। मतलब जो ये 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है ना, ये एक नंबर है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये क्या है? एक नंबर है। जैसे 4 एप्पल हो गए, 3 एप्पल हो गए, 2 एप्पल हो गए, इस तरीके से 4 अमरूद, 6 अमरूद, 10 अमरूद, 15 अमरूद। तो उस तरीके से एक मोल के अंदर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक मोल के अंदर, ठीक है, यदि तुम्हें कहे कोई कि एक मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन है, एक हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, तो एक मोल के अंदर कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 प्रोटॉन्स। क्लियर? 6.02 से सोल्व करोगे, कोई भी सर, मास्टर, मास्टर नहीं, कोई नहीं काटेगा आपका मार्क्स। ठीक है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? ये एंटिटीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स या कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यदि कहीं पे लिखा है एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यदि एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो उसका मतलब है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। यदि कहीं पे लिखा है एक मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्यान से देखना, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल होंगे, एटम्स होगा तो एटम्स ही होंगे उसके अंदर उतने। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसे। एवोगैड्रो ने दिया था इसकी वैल्यू ये, इसलिए इसे एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। रिप्रेजेंट से एन से भी करते हैं। यही होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, आगे 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयन, पोटेशियम के एक मोल आयन में कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पोटेशियम आयंस। ठीक है, हाँ जतिन, यदि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है न्यूमेरिकल सोल्व करने में, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो 6 लेके भी सोल्व करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन 6.02 जनरली लेते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नीचे जो ये बात लिखी है, ये क्या कह रही है? द मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इट एग्जैक्टली इक्वल टू द एटॉमिक मास गिवन इन ग्राम। यानी नाइट्रोजन का एक मोल का मास कितना होगा? 14 ग्राम। ठीक है, 14 ग्राम होगा। क्लियर? या ग्राम एटॉमिक मास, ये बात हम पढ़ चुके हैं जो सबसे नीचे लिखी है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, जैसे कि पहला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय
मोलिकुलर वेट, एक एक को बताता हूँ नहीं तो तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे। एटॉमिक वेट किसके लिए? फॉर एटम्स के लिए। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स, यदि हमें मॉलिक्यूल के लिए निकालने तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। फॉर मॉलिक्यूल्स, यदि तुम्हें मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है तो गिवन वेट, जितना मॉलिक्यूल का वेट है उतना डिवाइड कर दो उसे उसके मोलर वेट से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यदि आप एटम्स के लिए निकाल रहे हैं तो गिवन वेट को डिवाइड कर दोगे आप यदि एटॉमिक वेट से, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर? तीसरा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? और लास्ट, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। अब बता देता हूं कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। ठीक है, ये भी तो जान लो। ये कब लगेगा? इफ इफ वेट इज गिवन, यदि क्वेश्चन में आपको वेट दिया है और कह रहा है मोल्स निकाल दो, तो ये वाला फॉर्मूला। ये भी जब ही लगेगा जब वेट आपको गिवन होगा, किसका? मॉलिक्यूल का। ये कब लगेगा? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, यानी गिवन मतलब दिए हुए होंगे, इतनी अंग्रेजी तो जानते ही होंगे। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, यदि वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो तो ये वाले फॉर्मूले से मोल्स निकालेंगे, यदि मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो इस वाले से निकालेंगे, यदि वेट गिवन हो तो इससे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? अब बताओ, समझ में आया? क्लियर है? बताओ सब फटाफट। आप अपना बातचीत का दौर बंद करो, मुझे फटाफट जवाब दो। क्लियर है क्या? अरे नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो तब भी यही लगेगा, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो। इसमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। ठीक है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम दिए हो तो ये वाला फॉर्मूला, वेट दिया हो तो ये वाले फॉर्मूले, और यदि मोल्स दिए हो, नहीं मतलब वॉल्यूम दिया हो, तो ऐसे निकालेंगे मोल्स। ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि एक मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है वो ये होता है। और कई जगह आपको दिया होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है, टेम्परेचर जो होता है 273.1 का केल्विन, और जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, कहीं पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया है तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो 1 बार होगा, टेम्परेचर 273.15 केल्विन होगा, और जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कैलकुलेशन का आना चाहिए आपको। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है? इससे पहले वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए कि इस तरीके से एक मोल के अंदर कितने कितने प्रेजेंट होते हैं। जो 22.7 है वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो अलग चीज के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली आप 22.4 ही यूज करोगे। ठीक है, क्लियर है?
हाँ, मोलर मास और एटॉमिक वेट सेम होता है, क्योंकि एक मोल का मास हो गया और एटॉमिक वेट भी तो एक मोल का ही वेट हुआ, मतलब एक मोल का मास हो गया। मोल कॉन्सेप्ट में अभी क्वेश्चन करना बचे हैं बस, बाकी मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मतलब खत्म पूरा चैप्टर नहीं हुआ, मतलब अभी के लिए खत्म हो गया कि मास से रिलेटेड एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और मोल्स कैसे निकालते हैं, अभी तक हमने ये पढ़ लिया, फिर आगे आगे उसमें देखेंगे। चलो क्वेश्चन करें कुछ। मोलर मास और मोलिकुलर मास सेम है। मोलर मास मतलब एक मोल का मास, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट जो मैंने पढ़ाया है वो सेम होता है, ठीक है। पी क्या है? प्रेशर, ठीक है, ये जानकारी के लिए बता दिया। इसमें इस पूरे चैप्टर में प्रेशर ऐसा कोई रोल नहीं देगा आपको कि प्रेशर कहीं आपको कहेगा बेटा मुझे बता दे, तो कभी नहीं पूछने वाले हैं प्रेशर के बारे में, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन तो देखते जाओ, फिर इसके अंदर बाकी क्वेश्चन है, ट्राई करके देखना, एक बार मैं बता देता हूँ कैसे होंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, द वेट ऑफ 100 एटम्स ऑफ कार्बन, तो आंसर ही आ गया इसमें, द वेट ऑफ 100 एटम्स ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? क्या दिया है, हमें एटम्स दिए हैं, नंबर ऑफ एटम्स हमें गिवन है, कितने? 100 हैं, और हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं n बाय n, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ एटम्स हैं और na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। और हमें निकालना क्या है? वेट निकालना है। तो हमें एक और चीज पता है कि नंबर ऑफ मोल्स भाई वेट में भी होते हैं, वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, ठीक है, WT डॉट मतलब वेट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इजिकल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इजिकल टू Na बाय, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ही आ रहे हैं तो दोनों को बराबर रख दो, मतलब n बाय Na इजिकल टू वेट बाय एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ मोल्स 100 बाय Na इजिकल टू वेट बाय एटॉमिक वेट, यहाँ ऊपर ले जाते हैं इसे, ठीक है। 100 बाय Na इजिकल टू वेट बाय एटॉमिक वेट, वेट हमें निकालना है, चलो मतलब हमें निकालना है तो हमें नहीं पता है जब तो निकालेंगे। नीचे क्या है? एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट कितना होता है इसका? 12 ग्राम, कितना? 12 ग्राम, तो वेट आ जाएगा 100 इंटू 12 इंटू 1 बाय Na की वैल्यू रख दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये कितना हो गया? जब इसे इससे काटोगे तो आएगा 1.99 के अराउंड, तो 1.99 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 23, 2 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 1.99 इंटू 10 की पावर 2 माइनस 23, 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस के 21, तो आंसर आ गया आपका ए। क्या आ गया? ए। इस तरीके से सोल्व करेंगे, क्लियर। हाँ कृष्णा जरूर, अगले क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं, मैं तुम्हें बता दूं कैसे सवाल करने हैं फिर बना लेना चाहिए। ग्राम एटम कहीं पे भी दिया है, ग्राम एटम की जब भी बात करें तो इसका मतलब आपको क्या दिए हैं? डेट इज मोल्स हैं ये, किसी भी क्वेश्चन में ग्राम एटम की बात करें इसका मतलब आपको मोल्स दिए हैं, तो यहाँ पे कितने मोल दिए हैं? 8 दिए हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 8 हैं। वेट बताना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट बाय एटॉमिक वेट, 8, वेट इजिकल टू क्या हो जाएगा? 8 इंटू एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट कितना है ऑक्सीजन का? कितना हो गया? 16, 8 6 48, 4 128 ग्राम, आंसर डी हो गया, क्लियर।
इस तरीके से करेंगे। हो रहे हैं वाइस रिजल्ट तुम्हारे कमेंट, क्या कह रहे हो तुम? ठीक है बेटा, टन 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 स्कूल नहीं है ये, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अभी सिखा रहा हूँ सीख लो, नहीं तो मोल्स घुमाने लगेगा तो फिर मुझे मत कहना, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल यदि जब तक मैं नहीं कराऊंगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी 10 मिनट के अंदर अंदर हम सारे न्यूमेरिकल देख लेंगे जितने मैं कराऊंगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है द वेट ऑफ 25 AMU ऑफ क्लोरीन। 25 AMU का कितना वेट होगा? भाई उतना वेट होगा जितना AMU की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। सोल्व करो इसे, 25 की मल्टीप्लाई करो इसमें तो आ जाएगा। तो 166 इंटू 25, 6 5 जा 30, 3 830, 12 1 कितना हो गया 0, 8 3 5, 8 9 10 11, एक ऊपर 4150, 4150 इंटू 10 की पावर माइनस 24 बाय 10 की पावर 2। तो क्या करो, इंटू 10 की पावर माइनस के 22। अब इसे डिवाइड करोगे, यहाँ से पावर घटाओगे और यहाँ से पॉइंट लगा दोगे। 150 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 3 हटा तो कितना हो गया, 19 हो गया। 19 हो गया, तो आंसर कितना आएगा, एक ग्राम में पूछा है। 25 इंटू 1.66 डिवाइडेड बाई दिस तो 30 गुना 166 दिस, सॉरी 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 सॉरी, तो गड़बड़ हो गई। हंड्रेड, एक जीरो से एक जीरो गया, 145 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 125 इंटू 2 माइनस 24 माइनस 1415 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, तो आएगा 4.15 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। तब आएगा आंसर, ये आएगा। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है, थोड़ा इसमें पावर का 1 2 में आ जाता है जब ये बात करने लगे तब। ठीक है, चलो हाँ पर अब सही है। ठीक है, आगे ये वाला क्वेश्चन तुम कर लोगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, नंबर ऑफ मोल्स क्या लगाना, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n बाय Na, तो इससे ये हो जाएगा। क्लियर, अगला, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास दिस, मतलब आपको क्या दिया है, वेट गिवन है, वेट गिवन है, तो मोल्स कैसे निकालोगे, वेट बाय एटॉमिक वेट, मतलब 0.05 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, पानी, पानी का 180 कह रहा हूं, 18 ग्राम होता है। ठीक है, 18 ग्राम। कैसे काम कर सकते हो, H2O 1 इंटू 2, एक हाइड्रोजन का, एक 2 का 1 इंटू 2 प्लस 16 कितना हो गया, 18 ग्राम। इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स आ गए। क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स, तो n बाय Na ही क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो n बाय Na इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 18, तो n इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। कैसे,
Na इधर ले गए। तो अब सोल्व कर लो। तो यहां से भी 100 आया है, ये लगभग इस पे जाएगा 3 और यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो जब सोल्व करोगे तो आएगा ये 1.673 इंटू 10⁻23 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, का मतलब 1.673 इंटू 10⁻23 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2, ये आ गया 21। 1.673 इंटू 10⁻21, तो आंसर इसका सी हो गया इस तरीके से। क्लियर? अरे वेट, यहाँ पे क्वेश्चन तो पढ़ोगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जिसका मास इतना है, मतलब एक ड्रॉप वाटर का मास इतना है। क्लियर? क्लियर है? इस तरीके के इसमें और क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, जैसे ये वाला है, ग्राम एटम्स दे रखा है। ग्राम एटम्स मतलब मोल्स दे रखे हैं आपको, यहाँ पे 2.5 मोल दे रखा है। अगला, द नंबर ऑफ मोल्स इन, ये ग्राम दे दिया। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का पहले मोलिकुलर वेट निकालो, फिर मास को यानी वेट को डिवाइड कर दो मोलिकुलर वेट से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है। अगला, नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, इसे रख दो, आंसर ला लो। ठीक है। अगला, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, ये मैं करा देता हूं। कैसे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा, वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ CO2, यानी 4.4 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट CO2 का होता है 44। कैसे? बारह प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32, तो ये आ गया 44 ग्राम। क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन है तो 12 ग्राम इसका, 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16 32, और ये आ गया 44। इस तरीके से ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए CO2 के। निकालने क्या है हमें, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो एटम के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ CO2 molecules डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ CO2, कितना हो जाएगा, ये हमें निकालना है। मान लो इन्हें n मान लिया, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na, दोनों को रख दो बराबर, n बाय Na इज इक्वल टू 4.4 डिवाइडेड बाय 44। तो नंबर ऑफ O2 CO2 मोलिक्यूल्स कितने हो गए, 4.4 बाय 44 इंटू Na। हमसे पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब एक CO2 में 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो हमें इतना पता है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन CO2 इज इक्वल टू होगा 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, इनटू एक किसमें नंबर में कितने आएंगे, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो ये आएगा आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 4.4 डिवाइडेड बाय 44 इंटू Na, जीरो 0.2 Na, यानी 0.2 0.2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23,
ठीक है, इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 23। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने प्रेजेंट है।